हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं हम लोग और आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट की। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने e टू द पावर z की बात की थी, लॉगरिथम फंक्शन की बात की थी और सॉल्यूशन ऑफ e टू द पावर z इक्वल टू समथिंग की बात हमने की थी। ठीक है, इस दौरान एक बीच में वीडियो भी मैंने बनाई थी अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम की हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, एक बार उसे भी आप देख सकते हो। बड़ी यूजफुल है कि फर्स्ट टाइम में अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए उस बारे में मैंने बात की थी। 3 पार्ट मुझे लग रहा है उसके मुझे बनाने पड़ेंगे, एक बना चुका हूँ, बाकी 1-2 दिन में दूसरे या तीसरे भी मैं आपको बना के देने वाला हूँ। तो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट की। होता क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ी वो देख लेते हैं। देखना, हम कॉम्प्लेक्स में आते हैं और बात करते हैं आयटा स्क्वायर की, तो इजीली -1 हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत कोई बड़ी बात नहीं है। आयटा क्यूब लिखेंगे तो माइनस का आयटा, आयटा की पावर 4 लिखेंगे तो 1, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर बात करें जस्ट अपोजिट मीन्स 2 की पावर आयटा, आयटा स्क्वायर ऑलवेज मतलब 2 की पावर आयटा, आयटा स्क्वायर ऑब्वियस है -1, 2 की पावर आयटा ये पता नहीं है। और सिंपली अगर मैं क्या कर लूँ 3 की पावर आयटा कर लूँ तो तब भी ये तकलीफ देने वाला है, और सिंपली अगर 4 की पावर आयटा कर लूँ तो तब भी ये तकलीफ देने वाला है। क्लियर। और अगर मैं कर लूँ आयटा दी पावर आयटा तो तब भी ये तकलीफ देने वाला है, और मैं जेड की पावर आयटा कर लूँ तब भी ये तकलीफ देने वाला है। और सिंपली अगर मैं बात करूँ 1 प्लस आयटा की बात की पावर 1 माइनस आयटा तो तब भी ये तकलीफ देने वाला है। क्लियर ना। तो ऐसे नंबर का कैलकुलेशन आसान है, मीन्स पावर्स अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल है, पावर अगर है आपकी रियल है तो कोई दिक्कत नहीं है। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है, पावर आपकी रियल है तो उसे कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, हम लोग करते आए हैं। जस्ट आप बेसिक कैलकुलेशन है वो हम इजीली कर लेते हैं। ठीक है ना। बात करते हैं जब पावर आपकी रियल नंबर से ना हो, नेचुरल नंबर रहते तब भी कर लेते हैं, मतलब पर्टिकुलर नेचुरल नंबर तो आसान हो जाता है, बट अगर वो रियल में भी ऐसी हो कि वो इरेशनल टाइप की हो या रेशनल टाइप की हो, फ्रैक्शन टाइप की हो, या फिर वो पूरा प्योरली कॉम्प्लेक्स में चला जाए, आयटा की पावर्स आ जाए, 1 प्लस आयटा पावर में आ जाए या 2 प्लस आयटा पावर्स में आ जाए, तब हम क्या करेंगे और क्या करने वाले और कैसे उसे सोल्व करेंगे। समझे नहीं समझे। आयटा की पावर हाफ भी सोचने वाली बात है। ठीक है, आयटा की पावर -1/4 भी सोचने वाली बात है। ठीक है, चलो ऐसे ही करके आयटा की पावर अगर मैं √2 करूँ तो सब भी सर थोड़ा बहुत सोचना मुझे पड़ जाए, बट इसके लिए तो कंफर्म है बहुत मुझे टाइम लगने वाला है। तो इन सब के लिए मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट। हाँ भाई, जेड की पावर अल्फा मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, जेड की पावर अल्फा, क्योंकि मेरे पास लॉगरिथम फंक्शन है तो मैं इसे इजीली डिफाइन कर सकता हूँ, और कैसे इसे डिफाइन किया जाता है ये मैं देख लेता हूँ। तो चलो भाई हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट की। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट की मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट, द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट जेड की पावर अल्फा इज डिफाइन एज e की पावर अल्फा log जेड। ये ऐसे डिफाइन किया जाता है भाई, ओबियस है जेड आपका हमेशा नॉन जीरो होगा, अल्फा चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्फा e की पावर में है कोई दिक्कत नहीं है। log जेड तब तक डिफाइन होता है जब जेड नॉन जीरो होता है, बस जेड नॉन जीरो और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो काम चल जाएगा, और अल्फा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो काम चल जाएगा, तब जेड की पावर अल्फा को डिफाइन किया जाता है e की पावर अल्फा log जेड से। ये इसका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट का वैल्यू होती है या इसका इक्विवेलेंट होता है, और जेड की पावर log ये लिखा जाएगा e की पावर अल्फा, क्योंकि log जेड की वैल्यू क्या होती है मेरे पास में, log जेड की वैल्यू क्या होती है ln मोड ऑफ जेड प्लस का आयटा आर्गुमेंट ऑफ जेड के इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये होगा ln मोड ऑफ जेड प्लस का आयटा आर्गुमेंट ऑफ जेड के इक्वल होने वाला है। ये आपका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट आया है। गेटिंग माय पॉइंट। तो बस थोड़ा सा तकलीफ ये होती है कि ये कैसे आया। ठीक है, तो मैं एक हिंट देता हूँ, लोकली हिंट में एक हिंट देने वाला हूँ कि ऐसा क्यों आता है।
कुछ बुक में ये जो मैं हिंट बता रहा हूँ, कुछ बुक में ये करेक्ट माना जाता है और कुछ बुक में करेक्ट नहीं माना जाता। वो क्यों ऐसा होता है वो भी मैं बता देता हूँ। तो मान लेते हैं कि t इक्वल टू जेड की पावर अल्फा है, दोनों साइड का log ले लेते हैं, तो log ऑफ t इक्वल टू बन जाएगा log ऑफ जेड की पावर अल्फा। ठीक है, जनरली हम ऐसा नहीं लिख सकते, कुछ बुक के अकॉर्डिंग log ऑफ t पावर पहले नहीं लेके आते। ठीक है, कुछ बुक के अकॉर्डिंग, पर कुछ के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। अब मैं क्या करूं, फिर से इसे क्या ले लूं, एंटी लॉग ले लो, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर अल्फा log जेड हो जाएगा। चलिए, तो z की पावर अल्फा आपका बन गया e की पावर अल्फा log जेड। अब कोई बुक माने या ना माने, ये ठीक हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें याद करने के हिसाब से ये हमेशा बना रहेगा कि मैं इसकी वैल्यू होती तो यही है, कंफर्म है, बट याद करने के तरीके से ये ठीक है, क्योंकि कुछ बुक के अकॉर्डिंग ये ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, कुछ बुक कहती है कि नहीं ऐसा हम नहीं लिख सकते, तो कोई बात नहीं, मत लिखने दो, कोई दिक्कत नहीं, सबके अपने अपने अलग व्यूज होते हैं। बट याद करने के पर्पज से द बेस्ट वे कि हाँ इसे टी मानो तो ये हमेशा यही आएगा, तो ये हमेशा क्या कहलाता है, आपका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट कहलाता है। और इससे हम अब ना सारी चीजें सोल्व कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ चीजें ध्यान से सुनेंगे। पहली बात, देख रहे हो यहाँ पे log जेड आया है, ये क्या है यहाँ पे log जेड आया है। चलो इसी प्रॉपर्टी की बात भी करेंगे, पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, पहले कुछ अच्छे एग्जांपल देख लेते हैं जो जनरली यूज होते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं लेके आता हूं, दो से तीन एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं। सबसे पहला एग्जांपल, आई टू द पावर आईटा ही ले लेते हैं भाई, ये क्या आने वाला है। तो आई टू द पावर आईटा को क्या लिख लेंगे, e की पावर आईटा log ऑफ आईटा लिख लेंगे। ये जेड है और ये अल्फा है, और आईटा कहीं ना कहीं यहाँ पे होता है, ये आपका आईटा होता है, और दिस एंगल इज π/2। क्लियर ना। तो चूंकि log ऑफ आईटा इक्वल टू होगा ln मोड ऑफ आईटा प्लस का आर्गुमेंट ऑफ आईटा, और दिस इक्वल टू log ऑफ 1 ln 1 प्लस का π/2 प्लस का 2n पाई इंटू आईटा सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर। और यहाँ से अगर थोड़ा सा और हम मेहनत कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, हाँ भाई 0 बन जाएगा। तो log ऑफ आईटा इक्वल टू बनेगा π/2 प्लस का 2n पाई आईटा, और n बिलोंग्स टू आपका इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज आई की पावर आईटा की वैल्यू आएगी e की पावर आई π/2 प्लस का 2n पाई इंटू आईटा। चलिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज आईटा की पावर आईटा इक्वल टू e की पावर माइनस का π/2 प्लस का 2n पाई, और सच दैट n कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। तो ये वैल्यू आएगी आई टू द पावर आई की, और ये आप देख पा रहे हो कितनी वैल्यू आ रही है, इनफाइनाइटली मैंने आउटपुट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और देखो ना, एक चीज हम देखेंगे, इसमें log z इंक्लूड है भाई, log z इंक्लूड है, और log z इंक्लूड है, और इनफैक्ट log z के साथ आर्गुमेंट भी इंक्लूड होता है। और जब जब आर्गुमेंट इंक्लूड होता है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी इंक्लूड होता है, बिकॉज वी नो वेरी डेट आर्गुमेंट ऑफ z प्लस का 2n पाई। और जब मैं इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूं कि ये वैल्यू यूज ना करके मैं ये वैल्यू यूज कर लेता हूं, तो मैं प्रिंसिपल वैल्यू की बात करना स्टार्ट कर देता हूं, बस यहां पे भी मैं यही करना चाहता हूं। आई टू द पावर आईटा की वैल्यू ये आने वाली है, एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आई टू द पावर आईटा वो क्या आएगी, e की पावर माइनस का पाई आने वाली है बाई 2। गेटिंग माय पॉइंट, ये क्या आएगी, आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस आने वाली है। क्लियर ना। तो इसका मतलब ये है, जब जब मैं समझ रहे हो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब, अरे मैंने पहले भी आपको बताया, जब जब जिस भी टर्म्स में आर्गुमेंट यूज होगा, क्योंकि आर्गुमेंट यूज है तो उसके प्रिंसिपल वैल्यू की बात हमेशा होती है। तो जब जब किसी भी केस में आर्गुमेंट यूज होगा तो उसकी प्रिंसिपल की वैल्यू की हमें यूज होता रहेगा। जैसे log z की हमने बात की थी, तो
तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z की भी मैंने बात की थी। एंड बाद में इसमें आपका log z के साथ ये आ गया ना बेचारा, इसमें तो log z आ गया है, log z आ गया तो ऑब्वियस आर्गुमेंट ऑफ z आ गया, आर्गुमेंट ऑफ z आ गया तो हम यहाँ पे भी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस की बात करेंगे। सो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है e की पावर माइनस का पाई बाई 2 होगा। ठीक लिखा ना? हाँ ये बिल्कुल ठीक लगा, आयटा इंटू आयटा। हाँ ये प्रॉपर ठीक है, एक बार प्रॉपरली चेक कर लो। आर्गुमेंट ऑफ जेड ये तो यहां से ठीक है, u प्लस का आटा भी ठीक है यहां तक का आर्गुमेंट ऑफ जेड। चलिए ठीक है, यहां तक का ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो यहां से वैल्यू आ गई। ऐसे ही करके मैं दूसरी वैल्यू भी अगर इजीली फाइंड करना चाहूं तो कर सकता हूं। जैसे एक और एग्जांपल कर लेते हैं और देन मैं कुछ कंक्लूजन पे लेके जाना चाहता हूं, कुछ प्रॉपर्टी भी लेके जाना चाहता हूं। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, और एग्जांपल ले आते हैं हम एक और नया सा 1 माइनस आयटा की पावर 1 प्लस आयटा। चलिए, या 1 प्लस आयटा की पावर 1 माइनस आयटा, ये सोल्व करना चाहते हैं। तो सिंपली ये आपका z है और ये आपका अल्फा है, तो 1 प्लस आयटा की पावर 1 माइनस आयटा विल बी e की पावर 1 माइनस आयटा इंटू log ऑफ 1 प्लस आयटा आने वाला है। और 1 प्लस आयटा कहाँ होता है भाई? ये 1 है और ये आयटा है, तो ये 1 प्लस आयटा होगा। हाँ ये 1 प्लस आयटा होगा, और दिस एंगल इज पाई बाई 4। क्लियर? तो दिस इम्प्लाइज सिंस log ऑफ 1 प्लस आयटा इक्वल टू आएगा ln मोड ऑफ आयटा 1 प्लस आयटा प्लस का आयटा आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयटा आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ln ये आएगा √2, हाँ ये √2 आ जाएगा। चलिए, प्लस का आयटा ये कितना होगा? पाई बाई 4 प्लस का 2n पाई आ जाएगा। ठीक है, ले जाके पुट कर लेते हैं, इसमें कुछ कर भी नहीं पाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 प्लस आयटा की वैल्यू आएगी e की पावर माइनस आयटा, और ये एज इट इज रखना पड़ेगा कुछ, क्योंकि आप सोल्व भी नहीं कर पाओगे इजीली। पाई बाई 4 प्लस का 2n पाई, और सब्स्टिट्यूट n कहाँ से बिलोंग करेगा आपका भाई? इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक है, एंड प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे। एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, तो 1 प्लस आयटा की पावर माइनस आयटा, दिस विल बी e की पावर दिस इंटू ये क्या बनेगा? ln √2 प्लस का आयटा पाई बाई 4। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको बनके तैयार हो गई। ठीक है, चलिए यहाँ तक मैंने बता दिया कि इसे कैसे फाइंड किया जाता है। अब थोड़ा सा रूह फिर से देखते हैं, थोड़ा सा फिर से जानने की कोशिश करते हैं हम क्या कर रहे हैं। z की पावर अल्फा, e की पावर अल्फा log z, क्योंकि log z इंक्लूड हो गया है और log z की वैल्यू हम जानते हैं ln मोड ऑफ z प्लस का आयटा आर्गुमेंट ऑफ z है। और log z आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है भाई, होता नहीं होता? ये क्या होता है? मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। ठीक है, तो भैया e की पावर z की पावर अल्फा जो बनेगा, मीन्स e की पावर अल्फा log z जो बनेगा, वो भी आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन बनने वाला है। क्लियर ना? तो ये भी क्या बनने वाला है भाई? आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन बनने वाला है। और देख भी तो रहे हो इसकी वैल्यू कितनी है? आउटपुट इसके इनफाइनाइट दिख रहे हैं भाई। कितने आउटपुट दिख रहे हैं आपको? इनफाइनाइटली मैनी आउटपुट्स आपको दिख रहे हैं। तो ये भी क्या बनने वाला है? इसका मल्टी वैल्यूड फंक्शन बनने वाला है। आउटपुट एक से ज्यादा आ रहे हैं। हाँ वो बात अलग हुई कि जब पावर्स आपकी, जनरली बता रहा हूं मैं, बट जब पावर इसकी क्या होगी? नेचुरल नंबर आ जाएगी। जेड की पावर क्या आ जाएगी? नेचुरल नंबर आ जाएगी। तो ओबियस नेचुरल या इंटीजर आ गई तो अपना आप ही क्या बन जाएगा? वो फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जेड की पावर अल्फा, ये हमने पढ़ा भी है ना, जेड माइनस 0 की पावर अल्फा, जेड माइनस जेड नोट की पावर m। जब ये m आपका इंटीजर से बिलोंग करता है तब वो फंक्शन बनता है, और जब ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करता तब वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन बनता है। हाँ भाई, यहाँ भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन आ गया। इनफैक्ट जब तक आप जाओगे मल्टी वैल्यूड फंक्शन आपको हमेशा बीच बीच में दिखता रहेगा। तो ये जेड की पावर अल्फा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट जो हमने डिफाइन किया, जेड की पावर अल्फा
अल्फा जब जब इंटीजर से रहेगा तो फंक्शन बनता रहेगा, पहली बात है। और जब जब ये इंटीजर से नहीं रहेगा तो हमेशा मल्टीवैल्यूड फंक्शन होता है, और उसे सोल्व करने का तरीका ये होता है। गटेगा पॉइंट? तो यही मुझे इस वीडियो में डिस्कस करना था, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करता रहा करो, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर दिया करो, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन और मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।